जी, कल हम ये पढ़ रहे थे, इट इज इंपॉर्टेंट टू कंसिडर हु एन और एम्प्लॉयर ओज अ ड्यूटी टू, यानी एम्प्लॉयर की कौन किस किस की प्रोटेक्शन की जो है ना वो रिस्पॉन्सिबिलिटी एम्प्लॉयर के तरफ जिम्मे है। उसमें सबसे पहले वो कहता था कि देयर ओन वर्कर्स टू इंश्योर देयर हेल्थ एंड सेफ्टी, सबसे पहले उसकी जिम्मेदारी है कि वो अपने वर्कर्स की हेल्थ एंड सेफ्टी का ख्याल रखे। फिर दूसरा क्या कहता है, अदर वर्कर्स हु माइट बी वर्किंग विद इन देयर वर्क प्लेस बट आर नॉट डायरेक्टली एम्प्लॉयज सच एज कैजुअल वर्कर्स, एजेंसी वर्कर्स और कॉन्ट्रैक्टर वर्कर्स। ठीक होगी बात, यानी उन वर्कर्स का भी ख्याल रखना है कि जो डायरेक्टली उसकी एम्प्लॉयमेंट में नहीं है लेकिन किसी कॉन्ट्रैक्टर के अंडर काम कर रहे हैं या डेली वेजेस पे आए हुए हैं वहां पे। ठीक है, तो उनकी प्रोटेक्शन का भी ख्याल करना है उसने। इसके लिए कल मैंने बड़ी डिटेल में हमने जो है वो एग्जांपल्स पढ़ी थी कि कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू आते होते हैं जो वर्कर्स, या एक वर्क प्लेस के ऊपर दो कॉन्ट्रैक्टर काम कर रहे हैं तो इस तरह से। ठीक है, फिर वर्कर्स हु आर नॉट देयर एम्प्लॉइज एंड आर नॉट वर्किंग इन देयर वर्क प्लेस बट आर कैरिंग आउट वर्क on their behalf, such as contractor installing a piece of machinery on behalf of employer at someone else premises। अब इसका क्या मतलब होगा? हाँ, यानी उसके बिहाफ पे वो किसी और वर्क प्लेस पे किसी और जगह पे अगर काम कर रहे हैं तो उनकी सेफ्टी को भी इंश्योर करवाना, उसके लिए प्रोसीजर्स बनाना किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? एम्प्लॉयर की। यानी वर्कर हु आर नॉट देयर एम्प्लॉइज, सबसे पहली बात कि वो इनके एम्प्लॉइज भी नहीं है, एंड आर नॉट वर्किंग इन देयर वर्क प्लेस, और उनकी वर्क प्लेस पे काम भी नहीं कर रहे, बट क्या है, कैरिंग आउट वर्क ऑन देयर बिहाफ, लेकिन उनके बिहाफ पे वो काम कर रहे हैं, सच एज कॉन्ट्रैक्टर इंस्टॉलिंग अ पीस ऑफ मशीनरी ऑन बिहाफ ऑफ एम्प्लॉयर एट समवन एल्स प्रीमिसेस। यानी किसी और की प्रीमिसेस के अंदर, जैसे फॉर एग्जांपल एक आपकी इंडस्ट्री ऑर्गेनाइजेशन है, एक मेरी ऑर्गेनाइजेशन है, तो मैं आपको जो है वो एक कॉन्ट्रैक्टर जो है वो रिकमेंड कर देता हूँ, मैं आपको कहता हूँ जी ये कॉन्ट्रैक्टर है, इससे आप काम करवाएं। तो अब वो मेरे बिहाफ पे आपकी वर्क प्लेस के ऊपर आपके पास काम कर रहा है, तो उसकी सेफ्टी को इंश्योर करवाना भी मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। यानी मैंने उसकी आपके साथ कोऑर्डिनेट करना है और उसको जो है वो उसकी सेफ्टी, हेल्थ एंड सेफ्टी का ख्याल रखना है। ठीक है, यहां तक बात समझ आ गई? यानी दोबारा से इस पॉइंट को रीड करते हैं, वर्कर हु आर नॉट देयर एम्प्लॉइज एंड आर नॉट वर्किंग इन देयर वर्क प्लेस बट कैरिंग आउट वर्क ऑन देयर बिहाफ सच एज कॉन्ट्रैक्टर। मिसाल दे रहे हैं यहां से कि वो कॉन्ट्रैक्टर जो इंस्टॉल कर रहा है किसी मशीनरी को ऑन बिहाफ ऑफ एम्प्लॉयर, एम्प्लॉयर के बिहाफ पे एट समवन एल्स प्रीमिसेस, किसी और की जो है वो प्रीमिसेस के अंदर। इसको इस तरह से भी आप रिलेट कर सकते हो कि मेरी एक शॉप है, फॉर एग्जांपल मोटरों की, मोटर ये जो पंप वाटर पंप होते हैं इसकी शॉप है, तो मैंने एक थर्ड पार्टी का बंदा जो है वो अपने पास रखा हुआ है, वो मेरे से मोटर परचेज करता है और जाके किसी के घर में इंस्टॉल करता है। ठीक है, तो अब वो मेरे बिहाफ पे वहां जाके काम कर रहे हैं। समझ आ गई? तो उसकी सेफ्टी, उसकी प्रोटेक्शन का ख्याल भी मैंने करना है। नेक्स्ट, और किसकी प्रोटेक्शन का ख्याल करना है सेफ्टी का? पीपल हु माइट बी इन देयर वर्क प्लेस बट नॉट कैरिंग आउट वर्क ऑन देयर बिहाफ सच एज विजिटर्स। अब कोई विजिटर अगर आया हुआ है, अब है तो वो हमारी वर्क प्लेस पे हमारे अंडर काम नहीं करता, लेकिन हमारी वर्क प्लेस पे आया हुआ है, तो उसको, उसकी सेफ्टी का जो है वो हमने ख्याल करना है उसकी भी। जैसे फॉर एग्जांपल कोई लीगल इन्फोर्समेंट एजेंसी का बंदा विजिट के लिए हमारे पास आ जाता है, कोई इंस्पेक्शन टीम की तरफ से कोई बंदा आ जाता है हमारे पास। ठीक है, वो एज अ विजिटर है, कोई कोई कस्टमर आ जाता है। ठीक है, वो विजिट करना चाहता है कि यार मैं अपनी प्रोडक्ट देखना चाहता हूँ कि किस तरह से यहाँ पे बन रही है, तो तब मैं परचेज करूंगा, तो उसकी सेफ्टी का भी ख्याल रखना है। फिर लास्ट में वो कहता है पीपल हु माइट बी आउटसाइड देयर वर्क प्लेस बट आर इफेक्टेड बाय देयर वर्क एक्टिविटीज सच एज मेंबर ऑफ द पब्लिक पासिंग बाय। यानी वो लोग जो उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर तो नहीं काम कर रहे, ना ही उसका हिस्सा है, बल्कि वहां मौजूद या वहां होने वाली एक्टिविटीज से उन पर इफेक्ट पड़ सकता है, यानी कि वहां से गुजरने वाले लोग हो सकते हैं, आसपास रहने वाली आबादी हो सकती है, सेम लाइक भोपाल गैस एक्सीडेंट वाले। ठीक है, तो इन तमाम के तमाम पीपल की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है हेल्थ एंड सेफ्टी की, वो किसके ऊपर आती है? एम्प्लॉयर के ऊपर आती है। यहां तक बात समझ आती है? अब इसके बाद हमारा, हम कौन सा टॉपिक पढ़ रहे थे? हमारा जो मेन टॉपिक था वो क्या था? 1.3 हु डज व्हाट इन दी ऑर्गेनाइजेशन। इस पूरे के पूरे कॉन्सेप्ट टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले हमने एम्प्लॉयर की डेफिनेशन देखी थी कि एम्प्लॉयर क्या होता है। फिर उसके बाद हमने देखा था कि एम्प्लॉयर की ड्यूटी के अंदर किन किन की हेल्थ एंड सेफ्टी जो है वो आती है, ये देखा है। अब हम नेक्स्ट जो है वो ये पूरे का पूरा एक फ्लो चार्ट है, इसको देखेंगे सबसे पहले। अब ये फ्लो चार्ट जो है ये स्टार्ट होता है मैनेजिंग डायरेक्टर से, यानी एक बंदा जो होता है सबसे टॉप पे, वो क्या होता है ना, कौन होता है? एमडी होता है, यानी वो डायरेक्टर्स को मैनेज कर रहा होता है। उस एमडी के नीचे जो है वो डिफरेंट डायरेक्टर्स काम कर रहे होते हैं। फिर हर डायरेक्टर के नीचे जो है वो मैनेजर्स होते हैं। फिर हर मैनेजर के नीचे क्या है? सुपरवाइजर्स है। सुपरवाइजर के नीचे फिर फोरमैन, फोरमैन के नीचे फिर वर्कर।
इस तरह से यानी कि पूरी की पूरी हायरार्की काम करती है। तो ये जो मैनेजिंग डायरेक्टर और डायरेक्टर वाला जो स्टेज है, इसको हम टॉप टियर मैनेजमेंट कहते हैं, यानी टॉप मोस्ट मैनेजमेंट जो होती है, जो डिसीजन मेकिंग का काम कर रहे होते हैं, ठीक है, जो किसी ऑर्गेनाइजेशन को डायरेक्शन दे रहे होते हैं, जो डिसाइड करते हैं कि हमारे टारगेट्स इन फ्यूचर में क्या होंगे, ठीक है। जो क्लाइंट होता है वो उनको बता देता है जी इतना टारगेट चाहिए, उसको डिवाइड करना और उसको आगे जो है वो फॉलो अप लेना, वो इनका काम होता है। ये लोग फील्ड में जाके काम नहीं करते, इनका काम होता है ऑफिस में बैठ के चीजों को मैनेज करना, देखना, उनको जो है वो टैकल करना। फिर उसके नीचे जो है वो आपकी मिडिल मैनेजमेंट आ जाती है। ये लोग जो होते हैं वो फील्ड में भी जाके काम कर रहे होते हैं और टारगेट्स अचीव करवा रहे होते हैं। जब ये अपना टारगेट्स पूरा करते हैं, यानी मैनेजर तो सुपरवाइजर, फिर जाके डायरेक्टर का काम पूरा होता है, टारगेट पूरा होता है, और जब डायरेक्टर का टारगेट पूरा होता है तो एमडी का काम पूरा होता है, और फिर इस तरह से वो क्लाइंट को क्या करता है, रिपोर्ट करता है। यहां तक बात समझ आ गई। अब हम क्या करते हैं, अब हम जो है वो डायरेक्टर्स और मैनेजर्स के हवाले से यहाँ पे देख लेते हैं। कहते हैं हाउ एवर डायरेक्टर एंड सीनियर मैनेजर्स आर रेयरली इन्वॉल्व इन डे टू डे मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशनल साइड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, यानी ये डेली बेस पे जो है वो नहीं आते होते, ठीक है। देयर रोल डज नॉट नॉर्मली इन्वॉल्व डूइंग, यानी इनके काम में डूइंग का फेज नहीं होता, इनके काम में कौन सा फेज होता है, प्लानिंग का फेज होता है, ठीक है। बट रादर सेटिंग स्ट्रेटजीज एंड एलोकेटिंग रिसोर्सेज, सो द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ डायरेक्टर्स एंड सीनियर मैनेजमेंट इज टू इंश्योर दैट, अब इनकी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं कि इन्होंने किस चीज को इंश्योर कराना है। सबसे पहली चीज कि वहां पे राइट हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी जो है वो पुट इन प्लेस हो, यानी वहां पे जो हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी बनी हुई होनी चाहिए वो बिल्कुल करेक्ट एक्यूरेट होनी चाहिए। इस चीज को इंश्योर करवाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, टॉप मैनेजमेंट की है या टॉप टेयर मैनेजमेंट की है। वो कौन कौन है, एमडी और डायरेक्टर्स, ठीक है। यानी पॉलिसी बनाना और उसको वहां पे इंप्लीमेंट करवाना और आगे देना, उनको प्रोवाइड करना, प्रॉपर पॉलिसी कह लो, एक्यूरेट पॉलिसी, वो उनका काम होता है। अच्छा, फिर अब इसके बाद सेकंड क्या है, एडिक्वेट रिसोर्सेज आर एलोकेटेड टू एस्टैब्लिश इंप्लीमेंट एंड मेंटेन द हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम। अब वो जो हेल्थ एंड सेफ्टी का मैनेजमेंट सिस्टम फॉलो कर रहे हैं, उसको इंप्लीमेंट करने के हवाले से जितने भी रिसोर्सेज हैं वो सब के सब किसने प्रोवाइड करने हैं, टॉप मैनेजमेंट ने प्रोवाइड करने हैं। ठीक होगी बात। अब जाहिर सी बात है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम को फॉलो किया जाता होता है, ठीक है। वो पूरे का पूरा सिस्टम जो है वो एक स्ट्रक्चर्ड अप्रोच होती है हेल्थ एंड सेफ्टी को इंप्लीमेंट करने की। वो कोई जबानी कलामी बातें नहीं होती, बल्कि क्या होती है, पूरा एक सिस्टम होता है जिसको इंप्लीमेंट किया जाता है। और ये कोई बंदा उठ के हर बंदा नहीं बना देता होता, प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन, जैसे मैंने आपको बताया ILO OS 2001 एक मैनेजमेंट सिस्टम है, ठीक है। ISO 45001 एक मैनेजमेंट सिस्टम है। तो इस तरह के डिफरेंट मैनेजमेंट सिस्टम्स होते हैं जिनको वर्क प्लेस के ऊपर हेल्थ एंड सेफ्टी को इंश्योर करवाने के लिए इंप्लीमेंट किया जाता है। यहां तक बात समझ आती है। तो अब वो कहते हैं दिस इंक्लूड सफिशिएंट फंडिंग टू डिलीवर द ऑब्जेक्टिव्स इन पॉलिसी, बट आल्सो कंपिटेंट पर्सन टू असिस्ट इन द डिलीवरी ऑफ द पॉलिसी ऑब्जेक्टिव। अब इनका काम क्या है, रिसोर्सेज एलोकेट करना। रिसोर्सेज में क्या क्या चीजें होंगी, रिसोर्सेज के अंदर इन्होंने फंडिंग भी प्रोवाइड करनी है, और दूसरा कंपिटेंट पर्सन जो है, ये कंपिटेंट लोग जो है उनको भी हायर करना है, ताकि वो इंप्लीमेंट करने के हवाले से जो है वो असिस्ट कर सकें, हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम को इंप्लीमेंट करने के हवाले से असिस्ट कर सकें। तो पैसा भी लगाना है और बंदे भी लेने हैं, प्रोवाइड करने हैं। फिर उसके बाद द राइट ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर विद क्लियर रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज आर पुट इन प्लेस। इनका काम है हर बंदे की रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज को डिफाइन करके उस पर सिग्नेचर करना और लेना उनसे भी, ठीक है। जब आप उसको हायर करते हो तो उनको बताना है कि ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, आप उसको रीड कर ले, कल को आपका जो है वो इसके साथ जो है वो किसी किस्म का क्लैश नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये इनका काम होता है ताकि कल को कोई बंदा इनको नहीं बात कर सकता, वो क्योंकि इन्होंने सिग्नेचर लिए हैं और उनके पास रिटर्न एविडेंस है। फिर एज डायरेक्टर या सीनियर मैनेजर इज अपॉइंटेड विद स्पेसिफिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज फॉर हेल्थ एंड सेफ्टी सो दैट इट कैन बी चैंपियनड एट बोर्ड लेवल। यानी इसमें वो ये कह रहा है कि जब भी किसी मेन बंदे को हायर किया जाता है तो उसकी हेल्थ एंड सेफ्टी के हवाले से जो है वो स्पेसिफिक किस्म की रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं। उसका काम ये होता है कि बड़े लेवल तक जो है वो अपने काम में क्या होना चाहिए, मास्टर होना चाहिए। तो मिडल लोअर वर्कर्स को लेकर टॉप मैनेजमेंट तक टैकल करने का उसके अंदर कॉन्फिडेंस हो, उनके साथ आर्ग्यूमेंट्स वो कर सकता हो, ठीक है। और वो अपने काम का माहिर हो, चैंपियनशिप उसके अंदर होनी चाहिए, ठीक है। फिर कहते हैं वन और मोर कंपिटेंट पर्सन आर अपॉइंटेड टू असिस्ट द ऑर्गेनाइजेशन इन मीटिंग इट्स हेल्थ एंड सेफ्टी ऑब्लिगेशंस। इनका काम यह भी होता है कि ये एक से ज्यादा बंदे भी हायर करें, ऑर्गेनाइजेशन को अपने हेल्थ एंड सेफ्टी ऑब्जेक्टिव मीट करने के लिए, हेल्प करने के लिए जो है वो एक से ज्यादा बंदे भी हायर कर सकते हैं। ये डिपेंड कर रहा होता है कितनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है। फिर कॉन्ट्रैक्टर्स आर एंगेज्ड एंड मैनेज्ड करेक्टली डेमोन्स्ट्रेटिंग द ऑर्गेनाइजेशन हेल्थ एंड सेफ्टी रिस्पॉन्सिबिलिटीज टू थर्ड पार्टी। इनका काम यह भी होता है कि ये कॉन्ट्रैक्टर को मैनेज करें,
कौन मैनेज कर रहा होता है कॉन्ट्रैक्टर को? डायरेक्टर या एमडी, ठीक है, मैनेजिंग डायरेक्टर जो होता है। और इस चीज को इंश्योर करवाते हैं कि वो हेल्थ एंड सेफ्टी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज उनकी बनती हैं उनको वो प्रॉपरली इंप्लीमेंट कर रहे हैं, उनकी ऑब्लिगेशंस को फुलफिल कर रहे हैं या नहीं कर रहे। तो इस चीज को कौन इंश्योर करवा रहा होता है? मैनेजर या डायरेक्टर्स, मैनेजिंग डायरेक्टर या डायरेक्टर्स। और लास्ट पे फिर वो कहता है हेल्थ एंड सेफ्टी परफॉर्मेंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज रिव्यूड ऑन रेगुलर बेसिस टू इंश्योर दैट द ऑब्जेक्टिव्स आर बीइंग अचीव्ड एंड दैट द ऑब्जेक्टिव्स एंड मेजर्स इन पुट इन प्लेस रिमेन वैलिड। फिर लास्ट पे ये हर साल जो है इसको रिव्यू भी करते हैं और इस चीज को देखते हैं, चेक करते हैं कि क्या वो वैलिड भी हैं या अब हमें इसमें चेंजिंग करने की जरूरत है। तो उस हवाले से यानी प्लानिंग का जो फेज है, डायरेक्शन गिविंग का जो फेज है, ठीक है, डायरेक्शन को डिसाइड करने का जो काम होता है वो कौन कर रहे होते हैं? वो यही टॉप टियर मैनेजमेंट कर रही होती है। यहां तक बात समझ आती है? अब इसके बाद और दूसरा इनका इनकी जो लास्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी ये इसने लिखी हुई है कि दे मस्ट डिमॉन्स्ट्रेट क्लियर कमिटमेंट एंड लीडरशिप विद रिगार्ड टू हेल्थ एंड सेफ्टी। यानी कि इनका काम ये होता है कि हेल्थ एंड सेफ्टी के हवाले से ये क्लियर कमिटमेंट शो करें और विजिबल लीडरशिप को शो करवाएं। ये यानी लोग इनको देख के जो है वो हेल्थ एंड सेफ्टी को फॉलो करें, ये खुद अपने बिहेवियर में अपने कामों में भी सेफ्टी को इंपॉर्टेंस दें। और अगर कोई वर्कर लीडरशिप शो करवाने का मकसद ये होता है, कमिटमेंट से मुराद ये होता है कि ये अपने काम जब ये खुद वर्क प्लेस के ऊपर आते हैं या कोई काम जब कर रहे होते हैं तो खुद भी सेफ्टी को फॉलो करें। ये होता है कमिटमेंट का मतलब। और लीडरशिप को शो करवाने का मतलब ये होता है कि अगर कोई बंदा गलत काम करता है उसके खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शन लेके, यानी उसको इग्नोर नहीं करते, नेग्लिजेंस का जो है वो मुजाहरा नहीं करते, बल्कि उसके ऊपर स्ट्रिक्ट स्ट्रिक्ट एक्शन लेते हैं। तो ये क्या होती है? विजिबल लीडरशिप। तो ये दो काम करवाना या किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है? टॉप टियर मैनेजमेंट की। क्लियर कमिटमेंट और विजिबल लीडरशिप को शो करवाना। अगर ये दोनों चीजें होंगी तभी जो है जो ऊपर वाले लोगों का कॉन्सेप्ट होगा वो नीचे वाले लोग भी अपनाएंगे, ठीक है, और वो जो है वो उसको फॉलो करेंगे। अगर उनको पीछे से टेंशन नहीं होगी, डंडा नहीं होगा, तो वो भी इस चीज को क्या करेंगे? इग्नोर करेंगे, ठीक है। तो हमारा जो कॉन्सेप्ट है या हमारी या टॉप टियर मैनेजमेंट की क्या काम होता है? इस चीज को इंश्योर करवाना कि वर्कर हेल्थ एंड सेफ्टी को अपनी जॉब जो है उसका हिस्सा समझे, ना कि कोई ऐसी एडिशनल चीज समझे कि जिसका जब दिल किया तो वो कर लेंगे और जब दिल ना किया तो ना करें। तो टॉप मैनेजमेंट क्या करवाती है कि इस चीज को इंश्योर करवाती है कि वर्कर अपने काम के दौरान सेफ्टी को फॉलो करे। यहां तक बात समझ आ गई? फिर अब सेकंड पे जो आता है मिडल सेगमेंट जो आ गया, मिडल मैनेजमेंट, यानी उसमें जो है वो आपके मैनेजर्स आ गए और सुपरवाइजर्स आ गए। उनका क्या काम होता है? बेसिकली ये जो है वो डे टू डे एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है, डेली बेसिस पे। और ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं, मैनेजमेंट की हायरार्की होती है टॉप मैनेजमेंट, यानी ऊपर से सबसे ज्यादा इख्तियारात किसके पास हैं, उससे कम, उससे कम, उससे कम, उससे कम, इस तरह से इसको हायरार्की बोलते हैं, टॉप टू दी बॉटम। आप कह लो कि स्पेशल वो एक स्ट्रक्चर है, ठीक है, उनके डेजिग्नेशन के हवाले से, उनके पास जो इख्तियारात हैं उसके हवाले से, ठीक है, तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज के हवाले से ये मैनेजमेंट की हायरार्की होती है। अब हम सेकंड वाले इसके ऊपर पोर्शन के ऊपर आ जाते हैं। ये जो सेकंड पोर्शन, ये वाली जो लाइन आपको सेगमेंट नजर आ रहा है, यानी मिडिल मैनेजमेंट का, मैनेजर और सुपरवाइजर। अब बेसिकली ये जो होते हैं ये डे टू डे एक्टिविटीज के अंदर इन्वॉल्व हो रहे होते हैं, वो नहीं होते, वो सिर्फ प्लान मेकिंग के अंदर होते हैं, पॉलिसी मेकिंग के अंदर होते हैं। जबकि ये क्या करते हैं? डेली ऑपरेशन एक्टिविटीज को जो है वो कंट्रोल कर रहे होते हैं। सो आर रिस्पॉन्सिबल फॉर हेल्थ एंड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स विद इन द ऑपरेशन अंडर देयर कंट्रोल। यानी उनके कंट्रोल में जो भी ऑपरेशन हैं, जो जो एक्टिविटीज है, उनकी हेल्थ एंड सेफ्टी के रिस्पॉन्सिबल कौन है? ये लोग हैं। Their operational areas of responsibility are normally defined in their job description। जो जो उनका फील्ड है, जिस जिस जगह पे उन्होंने काम करना होता है, वो उनकी जॉब डिस्क्रिप्शन में भी बताया गया होता है और हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी के अंदर भी इस चीज को क्लियरली डिमॉन्स्ट्रेट किया गया होता है कि आपका एरिया जो है, एरिया अंडर कंट्रोल ये वाला है, आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, इनको आप फुलफिल करोगे, नहीं करोगे तो आपके खिलाफ ये जो है वो लीगल एक्शंस लिए जाएंगे, ठीक है। ये पॉलिसी के अंदर बताया होता है, ठीक है। आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जॉब करने जाओ ना, वो आपको पहले वो पूरा एक परफॉर्मा देते हैं, भाई इसको पढ़ लो, ठीक है। ये तो हमारे लोग नहीं पढ़ते, बट आप उसको पढ़ेंगे तो उसमें हर एक चीज डिमॉन्स्ट्रेट की हुई होती है उन्होंने, ठीक है। अब उसमें वो ये बताता है कि लाइन मैनेजर विल ऑपरेशनली रिस्पॉन्सिबल फॉर दी हेल्थ एंड सेफ्टी। अब इनकी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ये अपने स्टाफ की जो है वो हेल्थ एंड सेफ्टी को इंश्योर करवाएंगे, ठीक है। फिर लोअर स्टाफ डाउन इन दी ऑर्गेनाइजेशन चार्ट बिलो देयर डायरेक्ट रिपोर्ट, यानी ऐसे लोग जो डायरेक्टली इनको इनकी रिपोर्टिंग में नहीं है बल्कि वो लो लेवल पे काम कर रहे हैं। अब जैसे एक मेडिकल रैप की मैं आपको एग्जांपल देता होता था कि मेडिकल रैप जो है उसने जो है वो हद से हद उसने आरएम को रिपोर्ट करना होता है, रीजनल मैनेजर को। जो सेल्स मैनेजर है या सीनियर सेल्स मैनेजर है या बिजनेस मैनेजर है उस तक वो डायरेक्ट नहीं जाता होता, ठीक है। तो इस तरह से ये पूरी हायरार्की काम करती होती है।
द एरियाज एंड एक्टिविटीज अंडर देयर कंट्रोल, और वो तमाम के तमाम एरिया और वो काम जो वो परफॉर्म करवा रहे हैं उनके अंदर जो भी लोग काम कर रहे हैं और उन काम से जो भी हैजर्ड है उसको उन्होंने मिटिगेट करना और उनकी हेल्थ एंड सेफ्टी का ख्याल करना है। तो ये थी आपकी हु डज व्हाट इन दी ऑर्गेनाइजेशन। इसमें सिंपल सी जो कॉन्सेप्ट है वो आपको ये समझना चाहिए कि टॉप मैनेजमेंट जो होती है, टॉप टीयर मैनेजमेंट जो होती है, उसका काम डिसीजन मेकिंग का होता है, पॉलिसी मेकिंग का होता है, डायरेक्शन गिविंग का होता है। और जो आपकी मिडिल मैनेजमेंट होती है बेसिकली वो क्या कर रही होती है, वो सुपरवाइज कर रही होती है, वो चीजों को इंप्लीमेंट करवा रही होती है, और वर्कर वो जो उनके अंडर काम करते हैं उनकी सेफ्टी का ख्याल कर रही होती है। काम डायरेक्टली उनका भी नहीं होता, यानी वो भी काम नहीं कर रहे होते, जस्ट वो क्या कर रहे होते हैं, टॉप मैनेजमेंट की तरफ से गिव हुए टारगेट्स को क्या कर रहे होते हैं, वो अचीव करवा रहे होते हैं। फिर उसके नीचे फोरमैन हैं और बाकी वर्कर जो है वो काम करते होते हैं। तो ये थी। और एक और चीज जो इंपॉर्टेंट आपको पता होनी चाहिए कि किसी भी और वर्कर की जो जॉब्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, वो उसको कहां से पता चलेंगी, पॉलिसी के अंदर से। यानी उसका जो रोल है, जो उसका डेजिग्नेशन है, उस डेजिग्नेशन की पॉलिसी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है वो पॉलिसी में लिखी हुई होंगी, वहां से उसको गाइडलाइंस मिल सकती हैं। तो अब तक हमने ये पढ़ा हुआ है। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, यही मैं आपको पीपीटी से भी दिखा देता हूं ताकि आपको आइडिया हो जाए। ये मैंने बुक खोली हुई है IG1 की, ठीक है। ये उसके अंदर इसने ये सारी चीजें जो है वो मेंशन की हुई हैं। डायरेक्टर एंड सीनियर मैनेजर कैन हैव इनॉर्मस इन्फ्लुएंस ऑन देयर ऑर्गेनाइजेशन एंड इट्स प्रायोरिटीज। अब वो कहते हैं द वे दे आर परसीव्ड बाय दोज लोअर इन द मैनेजमेंट हायरार्की इज वेरी इंपॉर्टेंट। यानी वो कॉन्सेप्ट जो लोअर मैनेजमेंट का के जहन में टॉप मैनेजमेंट का जो बन रहा है ना, ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है। यानी जो लोअर लेवल पे काम करने वाले लोग हैं उनके जहनों में टॉप मैनेजमेंट का क्या कॉन्सेप्ट बना हुआ है, इस चीज को जानना या इस चीज को कंसीडर करना बड़ा जरूरी है। कैसे? वो कहते हैं दे मस्ट डिमॉन्स्ट्रेट क्लियर कमिटमेंट एंड लीडरशिप विद रिगार्ड टू हेल्थ एंड सेफ्टी। यानी उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो हेल्थ एंड सेफ्टी के हवाले से क्लियर कमिटमेंट और लीडरशिप जो है उसको शो करवाएं। यानी कि हर बंदे को पता हो कि हम कोई गलत काम करेंगे तो हमें इग्नोर नहीं किया जाएगा, हमारे खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा। और हर बंदे के जहन में ये हो कि जब CEO या MD फील्ड में आता है तो उसने सेफ्टी शूज भी पहने होते हैं और हेलमेट पहना होता है, तो हम तो है नॉर्मल वर्कर। ठीक है। तो ये चीजें जो है, हाँ, उनके जहन में ये नहीं हो यार वो ते पांदे नहीं, आप कर देनी है साढ़े सिर ते जाब। यानी इस तरह का कॉन्सेप्ट नहीं होना चाहिए उनके जहन में। तो ये चीज, ये जो माइंडसेट है जो टॉप टीयर मैनेजमेंट सेट कर रही होती है अपने लोअर वर्कर्स के जहन में, इस चीज को कंसिडर करना बड़ा जरूरी है। ठीक है, कि आप किस तरह से वर्कर्स के जहनों में परसीव किए जाते हो, वर्कर आपके बारे में क्या सोचते हैं। यहां तक बात समझ आती है? नेक्स्ट जो है ये मैंने पढ़ा दिया। अब ये जो टॉपिक है ये क्या है, शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ जॉइंट ऑक्यूपायर ऑफ प्रीमिसेस। समटाइम्स क्या होता है कि एक स्पेसिफिक प्रीमिसेस के अंदर डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस काम कर रही होती हैं। जैसे कि आप कह लो कि ये जो मल्टीपल स्टोरी बिल्डिंग्स होती हैं उसमें हर बिल्डिंग में नई ऑर्गेनाइजेशन होती है। इसी जिस बिल्डिंग में हम क्लासेस ले रहे हैं, देखो इसके अंदर क्या सीन है, नीचे इंस्टीट्यूट है, ऊपर हॉस्टल है। तो हम इस प्रीमिसेस को क्या कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं। हमारा एंट्री एग्जिट क्या है, सेम है। गैराज को वो भी इस्तेमाल करते हैं, हम भी इस्तेमाल करते हैं, ऐसे है कि नहीं है? तो इस हवाले से हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं या इस हवाले से हमें किस किस चीज का पता होना चाहिए, तो वो हम देखते हैं यहाँ पे। पहले मैं स्लाइड से दिखा देता हूँ आपको, फिर आपको बुक भी दिखा दूंगा। कहते हैं एम्प्लॉयर इन शेयर्ड फैसिलिटीज शुड कम्युनिकेट टू डेवलप अप्रोप्रिएट हेल्थ एंड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स एंड अप्रोप्रिएट पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स। कहते हैं ऐसे लोग, ऐसे एम्प्लॉयर, ऐसे मालिक जो एक ऑर्गेनाइजेशन को या एक जगह को शेयर कर रहे होते हैं, तो उनकी ये जिम्मेदारी है कि वो अपने दरमियान हेल्थ एंड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स को क्या करें, उनके दरमियान वो म्यूचुअल होने चाहिए, एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करें, कोलैबोरेट करके मिलके बनाएं उसको। ठीक है, क्यों? क्योंकि उनकी मोस्टली चीजें जो है वो शेयर्ड है। ठीक है। फिर उसके बाद क्या है, अपनी पॉलिसीज के अंदर इस चीज को ऐड करें। नेक्स्ट वो कहते हैं आप क्या क्या चीजें हो सकती हैं कि किन किन चीजों पे एक दूसरे के साथ उन्होंने शेयरिंग करनी है। जैसे शेयरिंग ऑफ प्रोसीजर, जैसे फायर इमरजेंसी रिस्पॉन्स है, तो एक दूसरे को बताएं, अगर ऊपर आग लगेगी तो नीचे वाले इस तरह से हमें जो है वो असिस्टेंस प्रोवाइड करेंगे, नीचे आग लगती है तो ऊपर वाले इस तरह से करेंगे। ठीक है, तो इस पे प्री प्लानिंग होनी चाहिए। ये ना हो कि ऑन दी स्पॉट हादसा हुआ और उनको समझ ना आ रही हो कि क्या करना है, क्योंकि प्रीमिस सेम है ना, एक के हैजर्ड की वजह से दूसरा बंदा इफेक्ट हो सकता है। ठीक है। फिर अपनी रिस्क असेसमेंट्स को शेयर करें। रिस्क असेसमेंट बेसिकली क्या कर रही होती है, किसी भी रिस्क को खत्म कर रही होती है, यानी उस पर कंट्रोल मैयर लगा रही होती है और उसको रीजनेबली प्रैक्टिसेबल रेंज में लेके आ रही होती है और उसकी रिस्क प्रोफाइलिंग कर रही होती है, रिस्क असेसमेंट जो होती है। तो वो एक दूसरे को बताएं कि हमारे काम में ये रिस्क था और हमारी ये रिस्क असेसमेंट है, हमने इसको इस हद तक कम किया हुआ है।
ठीक है, आपकी रिस्क असेसमेंट है, आप ये काम कर रहे हो, उसमें ये हैजर्ड है, इस तरह से एक दूसरे के साथ शेयर करें वो लोग, ताकि आइडिया हो कि किस बंदे ने कितने अच्छे कंट्रोल मेजर्स लिए हुए हैं। इससे आपको एक कंपिटेटिव एज मिलता है, आप एक दूसरे के साथ शेयर करके चीजों को इंप्रूव कर सकते हो। ठीक है। फिर ज्वाइंट मैनेजमेंट कमेटी मीटिंग्स होनी चाहिए उनके दरमियान, कि हर महीने बाद जो है वो मीटिंग हो, अगर कोई इश्यूज आ रहे हैं उनको बैठ के रिजॉल्व किया जाए। ना कि ये ना हो कि एक बंदा कूड़ा अपना दूसरे के दरवाजे के सामने फेंक दे, दूसरा जो वो पहले के दरवाजे के सामने फेंक दे। तो इसको क्या किया जाए, बैठ के चीजों को, कन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व किया जाए। समझ आती है बात की? सेम लाइक जिस तरह हमारी आर्मी है, दूसरी ये भी जाती है बाहर ट्रेनिंग्स करने उनके पास, ठीक है, और वो भी आते हैं इनके पास ट्रेनिंग्स करने, यानी अपने प्रोसीजर्स को क्या करते हैं, ये शेयर करते हैं, उससे क्या होती है, इंप्रूवमेंट होती है। ठीक है, तो इस तरह से ये मीटिंग्स के अंदर अपने रिस्क असेसमेंट को शेयर करने से क्या होता है कि चीजें बेहतर तरीके से रिजॉल्व की जा सकती हैं। ठीक है, तो ये वाला टॉपिक के अंदर आपको ये चीजें उसने बताई हैं। ये इतना सा ही टॉपिक था, मैं आपको एक दफा सिर्फ बुक से दिखा देता हूं ताकि आपको थोड़ी सी इसमें उसने ये बताया हुआ है कि ILO C-155 का आर्टिकल 17 जो है वो क्या कहता है कि वेन एवर टू और मोर अंडरटेकिंग engage in activities simultaneously at one workplace, they shall collaborate in applying their requirements of this convention। यानी वो एक दूसरे के साथ क्या करेंगे, कन्वेंशन के मुताबिक एक दूसरे के साथ कोलैबोरेट करेंगे। सेम इसी को R-164 क्या कहता है, वेन एवर टू और मोर अंडरटेकिंग्स engage in activities simultaneously at one workplace, they should collaborate in applying the previous provision regarding occupational safety and health and the working environment without prejudice to responsibilities of each undertaking for health and safety of its employees. In appropriate case, the competent authority or authorities shall prescribe general procedure for their collaboration। इसमें सिंपल उसने यही बात की है कि एक दूसरे के साथ उन्होंने कोलैबोरेट करना है। इसकी इसकी मिसाल जो है वो साइमोप्स है, आपको पता होगा साइमोप्स का, आपने फील्ड में काम किया होगा। साइमोब्स जो होती है ना, वो होती है साइमल्टेनियस ऑपरेशन को कहा जाता होता है। ठीक है, साइमल्टेनियस ऑपरेशन से मुराद ये होता है कि एक वर्क प्लेस के ऊपर एक से ज्यादा ऑपरेशन अगर हो रहे हो, या जैसे फॉर एग्जांपल आप एक जगह पे पेंटिंग की एक्टिविटी करवा रहे हो और साथ ही जो है वो कटिंग वेल्डिंग ग्राइंडिंग हो रही हो। ठीक है, अब दो एक्टिविटीज एक वक्त में एक जगह पे हो रही हैं थोड़े थोड़े फासले पे, तो एक एक्टिविटी का हैजर्ड दूसरे को अफेक्ट करेगा, क्योंकि पेंट जो है वो आपको पता है फ्लेमेबल होता है और कटिंग वेल्डिंग ग्राइंडिंग में स्पार्क प्रोड्यूस हो रहा है। तो इस साइमोव्स को किस तरह से हमने मैनेज करना है, ये चीज भी जो है वो इसके अंदर आप इसको यानी इसको अंडरस्टैंड कर सकते हो। उसको किस तरह से मैनेज किया जाता है, थ्रू परमिट, कि आप परमिट के जरिए उसको कंट्रोल करते हो, उस एक्टिविटी को, उनके दरमियान कोलैबोरेशन करवाते हो, टाइम मैनेजमेंट करवाते हो, जिस टाइम पे वेल्डिंग स्टार्ट होगी उस टाइम पे पेंटिंग की एक्टिविटी रोक दी जाएगी, उसके दरमियान सेपरेशन सेग्रीगेशन करते होते हो। ठीक है, और एक एक्टिविटी का हैजर्ड जो है अवॉइड करवाते हो कि वो दूसरी एक्टिविटी के हैजर्ड को या दूसरी एक्टिविटी को इफेक्ट ना करे। तो इसको इस तरह से क्या किया जाता है, प्लानिंग के साथ, कोऑर्डिनेशन के साथ, परमिट के साथ इन चीजों को क्या किया जाता है, कंट्रोल किया जाता है। सेम टाइमिंग नहीं होने दी जाती। ठीक है, अगर रेडियोग्राफी हो, वो मोस्टली कब करते हैं रेडियोग्राफी, लंच ब्रेक के टाइम। ठीक है, जब लंच ब्रेक होती है, वर्कर सारे वर्क प्लेस को छोड़ के जा रहे होते हैं, वो पीछे से रेडियोग्राफी करवा देते हैं। ठीक है, तो इसी तरह से जब एक जगह पे लिफ्टिंग हो रही होगी तो साथ ही जो है उसके कन्फाइंड स्पेस जो है वो विंड डायरेक्शन के अंदर नहीं खोलेंगे, क्योंकि लिफ्टिंग की क्रेन का जो धुआं है वो उस साइड पे अगर वेंटिलेशन का एग्जॉस्ट लगा हुआ तो वो सारे का सारा धुआं उस कन्फाइंड स्पेस के अंदर इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा। तो इस तरह से इन चीजों को क्या किया जाता है, ख्याल किया जाता है। इसी तरह से अगर कोई केमिकल का काम हो रहा है तो वहां उसी के साथ अगर वेंटिलेशन की वेंचरी लगी हुई है तो वो सारे के सारे फ्यूम्स जो है वो कन्फाइंड स्पेस में इकट्ठे होना शुरू हो जाएंगे। तो इन चीजों को किस तरह से कंट्रोल किया जाता है, परमिट के जरिए, कोऑर्डिनेशन के जरिए, प्लानिंग के जरिए आप इसको क्या करते हो, कंट्रोल करते हो। ठीक है, लिखा हुआ व्हेन मैनी कंपनीज शेयर अ बिल्डिंग मैनेजमेंट कमेटी में प्रूव यूजफुल, यानी उसके अंदर वो बिल्डिंग मैनेजमेंट कमेटी भी एक बना सकते हैं जो हर एक के साथ डील करे। ठीक है, तो इस तरह से ये टॉपिक में, इसमें जस्ट यही टॉपिक जो है वो यही चीज समझने वाली है। अब नेक्स्ट जो हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है कॉन्ट्रैक्टर की मैनेजमेंट के हवाले से, ये लास्ट टॉपिक है इस चीज का, इस चैप्टर का। अब सबसे पहले देखते हैं कि कॉन्ट्रैक्टर कौन होता है, कि जो क्लाइंट के बिहाफ पे काम कर रहा होता है उसकी प्रीमिसेस के ऊपर उसकी इजाजत के साथ, और क्लाइंट उसको सुपरवाइज कर रहा होता है और उसको कंट्रोल कर रहा होता है। ठीक है, कॉन्ट्रैक्टर की डेफिनेशन समझ आइए। अच्छा जी, फिर उसके बाद यानी वो कहता है पर्सन और ऑर्गेनाइजेशन एंगेज टू अंडरटेक सर्टेन वर्क ऑन बिहाफ ऑफ क्लाइंट बट नॉट अंडर द क्लाइंट्स डायरेक्ट सुपरविजन एंड कंट्रोल। Note that the word contractor can be used to indirect both company providing यानी a contract service and the individual worker who work to provide that service। यानी इसमें वो यही बात कर रहा है कि
क्लाइंट के डायरेक्टली कंट्रोल में नहीं होता, बल्कि आप कह लो कि इनडायरेक्टली वाया कंसल्टेंट जो है वो उसको कंट्रोल किया जा रहा है, सम टाइम डायरेक्टली भी हो जाता होता है वो। ठीक है। और यानी क्लाइंट हर टाइम पे उसकी सुपरविजन नहीं कर रहा होता, कि बल्कि कॉन्ट्रैक्टर के अपने बंदे जो है वो सुपरविजन प्रोवाइड करते हैं। क्लाइंट जो है वो जब जिसका दिल करता है वो आके उसको चेक कर लेता है। ठीक है। तो जिस तरह अब सेफ्टी आपने काम किया होगा फील्ड में, तो क्लाइंट के अपने सेफ्टी ऑफिसर्स होते हैं, कंसल्टेंट के अपने होते हैं, और कॉन्ट्रैक्टर के अपने सेफ्टी ऑफिसर्स होते हैं। ठीक है। तो इस तरह से हर जो है ना वो पार्टी के अपने अपने बंदे होते हैं। तो क्लाइंट के बारे में वो क्या बता रहा है कि जो ऑर्गेनाइजेशन या वो बंदा जो है वो कॉन्ट्रैक्टर को जो एंगेज कर रहा है वो कौन होता है? क्लाइंट होता है। यानी जो रख रहा है उसको हायर कर रहा है। यहां तक बात समझ आती है? अब वो कहते हैं इसको ना इधर से पीपीटी से देखते हैं तो आपको ज्यादा आसानी से समझ आ जाएगी। अब यहाँ पे द वे डेट अ क्लाइंट मैनेज कॉन्ट्रैक्टर कैन बी ब्रोकन डाउन इनटू थ्री की एरियाज। यानी जो क्लाइंट जो है वो कॉन्ट्रैक्टर को जिस तरीके से मैनेज करता है उसको तीन हिस्सों में तकसीम किया हुआ है। पहला सिलेक्शन का फेज आता है, दूसरा प्लानिंग और कोऑर्डिनेटिंग का फेज आता है, और तीसरा जो है वो मॉनिटरिंग एंड मैनेजिंग का फेज आता है। पहले उसको चुनो, चुनने के बाद उसके साथ बातें तय करो, मामला तय करने के बाद फिर चेक करो कि क्या जो चीजें तय हुई थी वो ये कर भी रहा है या नहीं कर रहा। तो ये तीन फेज होते हैं कॉन्ट्रैक्टर के वाले से। ठीक है। सिलेक्शन है, प्लानिंग है, और मॉनिटरिंग एंड मैनेजिंग है। अब पहले सिलेक्शन के फेज के ऊपर हम बात करते हैं कि सिलेक्शन किस तरह से करनी है। यानी किसी भी कॉन्ट्रैक्टर को ऐसे तो नहीं कोई मुंह उठा के सिलेक्ट कर लेगा, क्योंकि आपकी जो है वो एक्सपेंसिव वर्क प्लेस है, या जो भी है प्लॉट है आपका, आपके रिसोर्सेज वहां यूज होंगे, पैसा यूज होगा, टाइम यूज होगा। ठीक है। तो उस लिए आपको कुछ ना कुछ देखभाल के जो है वो कॉन्ट्रैक्टर की सिलेक्शन करनी होती है। अब फॉर एग्जांपल एक प्लांट है, वो कहता है मैंने अपनी शटडाउन करवानी है, एनुअल शटडाउन करवानी है, वो न्यूज़पेपर में एक ऐड दे देता है फॉर एग्जांपल। ठीक है। तो अब उस ऐड को देख के मुख्तलिफ कॉन्ट्रैक्टर जो है वो अपनी आप कह लो कि प्रिस्क्रिप्शन लेके उसके सामने आते हैं, अपना प्रपोजल लेके आते हैं कि यार हमारा ये प्रपोजल है कि हम इतने टाइम फ्रेम के अंदर ये एक्टिविटीज आपको करके देंगे, इतने हमारे बंदे होंगे और ये हमारे चार्जेस होंगे। हर बंदा अपने अपना जो है ना वो एक रिपोर्ट बना के उसको क्लाइंट को सबमिट करवा देता है। अब क्लाइंट जो है वो किस भी हाफ पे कॉन्ट्रैक्टर को सिलेक्ट कर रहा होता है, तो वो चीजें यहां पे हम पढ़ेंगे कि देखो ना, अब जरूरी तो नहीं है कि हर एक क्लाइंट की प्रायोरिटी पैसा ही हो। अब एक बंदा कहता है मैं एक काम 50,000 में कर दूंगा, दूसरा कहता है मैं 1 लाख में करूंगा। ठीक है। तो सिर्फ पैसों को नहीं देखा जा रहा होता, बैक हैंड पे कई ऐसी चीजें होती हैं जिनको देखते हैं। उसके अंदर सबसे पहले उस कॉन्ट्रैक्टर की अपनी हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी आती है कि क्लाइंट जो होगा वो जितने भी प्रपोजल लेके आएंगे कॉन्ट्रैक्टर, उनकी हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी को देखेगा कि इनकी पॉलिसी किस तरह की बनी हुई है। क्या वो हमारी ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसी के साथ जो है वो उसका कोई है, मतलब कि उसमें सिमिलैरिटी है या नहीं है। दूसरी बात, उसकी रिस्क असेसमेंट को देखेंगे कि जो कॉन्ट्रैक्टर है, जाहिर सी बात है आपने जब शटडाउन का ऐड दिया होगा तो आपने उनको बताया होता है, मेंशन किया होता है कि हमने ये एक्टिविटीज करवानी है। तो उन एक्टिविटीज के हवाले से कॉन्ट्रैक्टर की क्या रिस्क असेसमेंट बनी हुई है, क्या उसकी रिस्क असेसमेंट इस काबिल है कि वो हमारी वर्क प्लेस के ऊपर मौजूद जितने भी रिस्क हैं उनको कंट्रोल कर सके, उनको मिटिगेट कर सके। तो आप रिस्क असेसमेंट को क्या करोगे? रिव्यू करोगे। फिर उसके बाद आप क्या करोगे? ये चीज चेक करोगे कि वो उनके जो वर्कर्स हैं या उनका जो स्टाफ है उसकी कहाँ कहाँ से ट्रेनिंग हुई हुई है और क्या क्वालिफिकेशन है उनकी। उनकी क्वालिफिकेशन और ट्रेनिंग रिकॉर्ड चेक करोगे। ठीक है। फिर प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के मेंबरशिप उनकी चेक करोगे कि कहाँ कहाँ के ये मेंबर हैं। ठीक है। जैसे आईएसओ सर्टिफाइड हैं, आईएलओ के मेंबर हैं, आईएसओ के मेंबर हैं, किस किस ऑर्गेनाइजेशन के ये मेंबर हैं। मींस क्या होगा कि कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने इनको सर्टिफिकेशंस या अथॉरिटी दे रखी है। ठीक है। फिर उसके बाद मेंटेनेंस एंड इक्विपमेंट टेस्टिंग उनकी चेक करोगे प्रीवियस, कि किस तरह से वो मेंटेनेंस करते हैं और इक्विपमेंट को टेस्ट वगैरह किस तरह से करते हैं, प्रीवियस प्रोजेक्ट्स के ऊपर उन्होंने किस तरह से काम किया है। फिर उनकी प्रीवियस और करंट क्लाइंट्स को देखोगे कि पहले किन किन के साथ काम कर चुके हैं और अब किन किन के साथ ये काम कर रहे हैं, क्या ये इस काबिल हैं कि हम इनको अपना काम दें। ठीक है। फिर उनके प्रीवियस जो है वो एक्सीडेंट रिकॉर्ड्स देखोगे कि पिछली वर्क प्लेस के ऊपर इनके इनसे कितने हादसात हुए हैं। ठीक है। फिर उनके खिलाफ कितने इन्फोर्समेंट एक्शन हो चुके हैं, कितनी कानूनी कार्रवाइयां हुई हैं, ये देख के आपको आइडिया होगा कि कौन सा कॉन्ट्रैक्टर बेहतर है। और फिर उनके पास क्या इतने रिसोर्सेज भी हैं। ठीक है। अब हमारा काम है उसके अंदर 10 क्रेने चाहिए, तो उनके पास वो 5 क्रेने, तो क्या इनफ रिसोर्सेज होंगे? नहीं। ठीक है।
तो इसलिए इन सारी चीजों को देखते हुए इसमें चीजें ऐड भी की जा सकती हैं हर हर ऑर्गेनाइजेशन के अपने कॉन्टेक्स्ट के हवाले से। तो लेकिन मिनिमम जो है वो ये रिक्वायरमेंट होती है किसी भी कॉन्ट्रैक्टर को सिलेक्ट करने के लिए कि आप चेक करो कि पिछले क्या उसके मामलात हैं, पॉलिसी क्या है, रिस्क असेसमेंट कैसी बनी हुई है, कहाँ कहाँ से सर्टिफाइड है, स्टाफ की कितनी क्वालिफिकेशन है, ट्रेन है कि नहीं है, प्रीवियस क्लाइंट कौन कौन से हैं, कितने कौन कौन से प्रीवियस प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम कर चुके हैं, इमरजेंसी मैनेजमेंट सिस्टम उनका चेक कर सकते हो आप, जो इसमें नहीं लिखा हुआ। ठीक है, कि उनका इमरजेंसी को हैंडल करने के हवाले से क्या प्रोसीजर है उनका। फिर उसके अलावा उनकी जो है वो फर्स्ट एड प्रोविजन की आप चेक कर सकते हो। प्रीवियस वर्कर्स का एब्सेंटीज्म सिक रेट जो है वो चेक कर सकते हो कि इनके वर्कर जो है वो उनका मतलब कि कितनी गैर हाजिरियां हुई या किस तरह वो बीमारी का जो उनका रेशियो है वो चेक कर सकते हो आप। उनके खिलाफ कोई इन्फोर्समेंट एक्शन हुआ है वो देखो। तो इन चीजों को देख के इन पैरामीटर्स की बेस पे आप ये डिसाइड करोगे कि यार ये वाला जो कॉन्ट्रैक्ट है ना वो हमारे लिए बेहतर है। ठीक है, अब सिलेक्ट कर लिया, सिलेक्शन का फेज क्या हो गया, मुकम्मल हो गया, एग्रीमेंट साइन हो गया, टाइम फ्रेम डिफाइन हो गया। अब आपका आ गया प्लानिंग और कोऑर्डिनेटिंग का फेज। आप उसको बुलाओगे, उसके साथ तय करोगे, एक मीटिंग्स होंगी आपकी, ये एक्टिविटीज हैं, फलाना एक्सचेंजर है, ये एक्टिविटी उसमें हमने करवानी है, पहले उसमें ये एक्टिविटी हुई थी। अब आप उसको अपनी वर्क प्लेस के बारे में डिस्क्रिप्शन दोगे और वो आपको अपने काम के बारे में बताएगा कि मैं इस काम को कैसे एग्जीक्यूट करवाऊंगा। आप उसको कहोगे ये काम है, इसको हमने करवाना है, वो बताएगा कि मैं इसको कैसे करूंगा। तो ये कौन सा फेज आ गया, ये प्लानिंग और कोऑर्डिनेटिंग का फेज आ गया। यानी इंफॉर्मेशन शेयर्ड की जाती है क्लाइंट और कॉन्ट्रैक्टर के दरमियान। अब इंफॉर्मेशन में क्या क्या चीजें होती हैं, सबसे पहले हैजर्ड्स बताए जाते हैं साइट के ऊपर मौजूद, और उधर से वो अपने काम के मौजूद हैजर्ड बताता है, काम में ये अपनी साइड पे मौजूद हैजर्ड्स को बताते हैं क्लाइंट वाली पार्टी, और कॉन्ट्रैक्टर पार्टी कहता है कि हम इस काम को ऐसे करेंगे तो इस एक्टिविटी में ये हैजर्ड होंगे तो इसको हम इस तरह से कंट्रोल करेंगे। तो ये इन्फॉर्मेशन शेयर की जाती है। फिर हैजर्ड पॉज बाय कॉन्ट्रैक्टर एक्टिविटीज के, कॉन्ट्रैक्टर की एक्टिविटीज के अंदर क्या क्या हैजर्ड मौजूद है। फिर रिस्क असेसमेंट शेयर की जाती है, कॉन्ट्रैक्टर अपनी रिस्क असेसमेंट बना के क्लाइंट को देता है, क्लाइंट उसको अप्रूव जब तक नहीं करता तब तक वो एक्सेप्टेबल नहीं होती। रिस्क असेसमेंट क्या है, मैं बार बार ये वर्ड यूज कर रहा हूं, क्या होती है रिस्क असेसमेंट। असेसमेंट एक फॉर्मल डॉक्यूमेंट होता है जो किसी भी काम को स्टार्ट करने से पहले बनाया जाता है। ठीक है, उसके अंदर होता क्या है कि किसी भी उसके अंदर 5 स्टेप होते हैं कि व्हाट इज एक्टिविटी, यानी व्हाट यू आर गोइंग टू डू, आप क्या काम करने जा रहे हो। फिर हाउ एंड हु माइट बी हार्म्ड, किसको नुकसान पहुंचेगा और कैसे, वो जो मैंने पहले दिन डिस्कस की थी आपसे, रिस्क असेसमेंट रिपोर्ट याद है उसके कॉलम्स। ठीक है, फिर वहां पे एग्जिस्टिंग कंट्रोल मेजर्स क्या हैं, हाँ, फिर वहां पे एडिशनल कंट्रोल मेजर क्या है, फिर टाइम फ्रेम, फिर रिस्क प्रोफाइलिंग उसके अंदर की जाती है कि पहले रिस्क रेटिंग जो थी वो हाईली हाई थी, वो नॉट एक्सेप्टेबल थी, हमने एडिशनल ये कंट्रोल मेजर लगाया जिसके बाद रिस्क रेटिंग या रिस्क प्रोफाइलिंग उसकी क्या होगी, एक्सेप्टेबल रेंज में आ गई, रीजनेबली प्रैक्टिसेबल रेंज में आ गई। तो ये एक कॉलम बना हुआ होता है रिस्क असेसमेंट के अंदर। बात समझ आ रही है। फिर रिस्क असेसमेंट जो होती है ना, पूरे के पूरे प्लांट की भी हो सकती है, किसी स्पेसिफिक एरिया की भी हो सकती है, किसी स्पेसिफिक जॉब की भी हो सकती है। फिर उसके बाद रिस्क असेसमेंट जो होती है, इसके अंदर जो है वो एडिशनल हैजर्ड्स जो आपके काम के अलावा, जैसे इन्वायरमेंटल हैजर्ड्स हैं वहां पे, ठीक है, उनको भी डिस्कस किया जा रहा होता है रिस्क असेसमेंट के अंदर। ठीक है, कि अगर फॉर एग्जांपल हीट स्ट्रेस है, हीट स्ट्रोक है, गल्फ के अंदर मोस्टली क्या होता है कि ये इशू आ रहा होता है, डिहाइड्रेशन का हैजर्ड है। ठीक है, हीट स्ट्रेस का हैजर्ड है, टेम्परेचर इंडेक्स को मेजर किया जा रहा होता है, हीट इंडेक्स को मेजर किया जा रहा होता है। तो ये भी चीजें किसमें इंक्लूड होती हैं, रिस्क असेसमेंट में इंक्लूड की जा रही होती हैं। ठीक है, और ये जो रिस्क असेसमेंट होती है ना, ये मोस्टली शटडाउन के स्टार्ट में बन के क्लाइंट को दे दी जाती होती है, और इस तक हर बंदे की एक्सेस नहीं होती। जो हमें चीजें मिल रही होती है ना, वो जेएस से होता है, जॉब सेफ्टी एनालिसिस होता है, वो रिस्क असेसमेंट नहीं होती। ठीक है, ये एक कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट होता है, बना के सबमिट करवा के अप्रूव होके क्लाइंट के पास पड़ा हुआ होता है ये। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी। बाकी जो तरीका था और जो चीजें होती हैं इसके अंदर वो मैंने आपको बता दी हैं कि इसके अंदर एडिशनल कंट्रोल मेजर सजेस्ट किए जाते हैं, प्रीवियस कंट्रोल मेजर्स को रिव्यू किया जाता है। फिर इसके अंदर ये भी मेंशन किया जाता है कि इस एक्टिविटी को, अब ये रिस्क असेसमेंट बन गई, अब इसको मजीद कब हमने रिव्यू करना है, नेक्स्ट डेट कौन सी होगी, किस डेट को बनी है, किस बंदे ने रिस्क असेसमेंट बनाई है, किसने उसको रिव्यू किया है, नेक्स्ट रिव्यू डेट इसकी क्या होगी। ठीक है, और किन किन केसेस के अंदर रिस्क असेसमेंट जो होती है वो रिव्यू करना कंपलसरी हो जाता है। तो ये सारी डिटेल्स जो है उसके अंदर आ जाती होती है। बात समझ आती है। तो उसके अलावा मेथड स्टेटमेंट्स, ये मेथड स्टेटमेंट क्या होती है, पूरी की पूरे टास्क को छोटे छोटे स्टेप्स में डिवाइड किया जाता है। ठीक है, और फिर हर एक स्टेप के हवाले से डिस्कस किया जाता है कि यानी आप एक ओवरऑल काम को किस तरह से एग्जीक्यूट करवाओगे। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते होते हैं, वर्क मेथड स्टेटमेंट। पूरी जॉब को आपने छोटे छोटे
टास्क के अंदर, छोटे स्टेप्स के अंदर डिवाइड करना है, और डेली बेस पे फिर आपने वो टास्क जो है वो कंप्लीट करने हैं, और फिर जाके जब वो कंप्लीट होंगे तो ओवरऑल आपका जॉब जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। तो इसको कहते हैं वर्क मेथड स्टेटमेंट, यानी आप काम किस तरह से करने जा रहे हो सेफली। उसमें जो भी हैजर्ड है उनके हवाले से भी बताया जाता है कि ये हैजर्ड होगा हमारे इस काम में, इसको हमने इस तरह से मिटिगेट करना है, ये काम इस तरह से करना है, ये काम इस तरह से करना है, इतने डेज का काम होगा, इतने परसेंट काम। इससे आप अपनी जॉब को ट्रैक भी कर सकते हो, अपने काम को कितने परसेंट काम मुकम्मल हो गया। हम उधर होते थे ना वर्क प्लेस पे, तो हमारे पास मेथड स्टेटमेंट होती थी, तो मैं उसको पढ़ता था तो पता चल जाता था कि आज ये एक्टिविटी हुई है, इसका मतलब हम यहाँ तक पहुंच गए। ठीक है, तो ये सिनेरियो है।